तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज भी वही टॉपिक है जो कल था। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मापे कैसे। कल भी हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया था। हमने अलग अलग अप्रोच देखी थी डेवलपमेंट को मापने की। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। लेकिन आज जो हमारा लेक्चर है, इसमें हम सिर्फ उन तीन मेथड्स की बात करेंगे, तीन या दो की, जो बेस्ट कंसीडर होते हैं। बेस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेजरमेंट मेथड की जो टॉप में है, आसम, उसकी बात करेंगे। तो हमारा जो ये टॉपिक है, इसमें जो पहला मेथड हम पढ़ेंगे आज के टाइम, वो हमारा क्या है? फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, शॉर्ट में बोले तो PQLI। ये काफ़ी फेमस रहा मेथड, इकोनॉमिक मेथड। और इसके बारे में आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें होनी चाहिए। In 1979, D. Morris constructed a composite physical quality of life index, short name है PQLI. He found that most of the indicators were input to development process rather than result of the development process. इन्होंने कहा कि जब ये PQLI आया, किसने बनाया था? ये डी मॉरिस ने। और इन्होंने कहा कि भाई जो ज़्यादातर इकोनॉमिक मेथड है ना, वो सिर्फ वो चीज़ें बता रहे हैं जो डेवलपमेंट के लिए चाहिए। मायने कि इनपुट की बात कर रहे हैं, लेकिन जो आउटपुट है, सब ये बता रहे थे मेथड्स कि डेवलपमेंट के लिए ये चाहिए, डेवलपमेंट के लिए वो चाहिए। लेकिन ये कोई नहीं बता रहा था कि डेवलपमेंट जब होगा तो क्या होगा, या उसका रिजल्ट क्या आएगा। तो जो ये आपका PQLI है, इसमें जो है मेन चीज है वो क्या है, इसमें आउटपुट को लिया गया है। तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे तीन इंडिकेटर लिए गए हैं PQLI को मापने के लिए। पहला जो इंडिकेटर लिया गया है, उसका नाम है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिकेटर, इन शॉर्ट LEI। इसका मतलब ये है कि ये हर देश में अलग अलग होती है। अब जैसे इंडिया की बात करें, तो इंडिया में जो जीवन प्रत्याशा दर है, वो जो है मेल में जो है आपकी 65 प्लस है, फीमेल में जो है ये और ज़्यादा है 68। मतलब एक आदमी जो पैदा हुआ है इंडिया में, उसकी एक एवरेज एज कह सकते हैं, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो उसे हम बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो ये जिस देश में जितनी ज़्यादा होगी, उतना ही ये बेटर रहेगा। मान लीजिए कि अगर मैं USA की लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करूं, तो वो जो है आपकी USA में जो है 70 प्लस है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सोशल सिक्योरिटी का और इन चीज़ों का काफ़ी ध्यान जो है दिया जाता है, और सीनियर सिटीजन के लिए भी काफ़ी वहाँ पे अच्छे से उसको ट्रीट किया जाता है। तो पहला जो आपका है वो है जीवन प्रत्याशा दर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इसको इसमें लिया जाएगा, पहला जो इसका इंडिकेटर है PQLI का। दूसरा है इन्फेंट मोर्टेलिटी इंडिकेटर। इन्फेंट मोर्टेलिटी इंडिकेटर का मतलब ये है कि जैसे ही कोई बच्चा पैदा हुआ, 0 से 1 के बीच में, मान लीजिए कि 100 बच्चे पैदा हुए एक साल में एक देश में, उसमें से कितने बच्चे सुरक्षित जिंदा रहते हैं, सेफ रहते हैं, और कितने जो है इस 0 से 1 साल के बीच में मर जाते हैं। ये जितना कम होगा उतना ही बेटर होगा। अब मान लीजिए कि इंडिया में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, वो 3 के आसपास है। कि मतलब अगर 100 बच्चे पैदा हुए हैं इंडिया में, तो 97 बच्चे जो है सरवाइव कर जाते हैं, लेकिन जो 3 बच्चे हैं, वो बेचारे हेल्थ की वजह से, कमजोरी की वजह से, किसी भी फैक्टर की वजह से जो है मर जाते हैं। तो ये अब इंडिया में 3 है। तो ये अगर जितना कम होता जाएगा, ये उतना ही अच्छा है। लेकिन पहले ये जो था, सही नहीं था। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अगर मैं आपको 70 या 75 की बात बताऊं, तो उस टाइम में हमारा जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था वो 25 के आसपास था। यानी कि आज से 30-40 साल पहले जब बच्चे पैदा होते थे, तो 100 में से 25 बच्चे मर जाते थे, खराब हेल्थ की वजह से, वीकनेस की वजह से। उस टाइम पे दाई से डिलीवरी कराते थे, उसमें बहुत सारी दिक्कतें थी। तो वो सारी चीजें भी जो है एक इसके लिए एक फैक्टर है, रिस्पॉन्सिबल है। तीसरा जो है आपका इंडिकेटर वो है बेसिक लिटरेसी इंडिकेटर, इन शॉर्ट बोले तो BLI। BLI का मतलब क्या है कि जो पढ़े लिखे लोग कितने हैं, पढ़े लिखे लोग कितने हैं उसमें, बेसिक लिटरेसी इंडिकेटर।
ये जिस देश में जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा है। अब जैसे इंडिया में साक्षरता दर कितनी है, 70 से ऊपर चली गई है, 72 थी अब 76% है, धीरे धीरे ये 80% भी जाएगी। और केरला में तो 100% लिटरेसी रेट है अपना। तो ये जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा होगा। तो अब किसी देश में अगर डेवलपमेंट को मापना है तो आपको ये तीन इंडिकेटर देखने पड़ेंगे। अगर आपको ये जानना है कि इंडिया में डेवलपमेंट कितना हुआ है, तो आप इंडिया की तीन चीजें एनालिसिस करोगे, एनालाइज करोगे। पहली चीज होगी वहां पे जीवन प्रत्याशा दर कितनी है। दूसरी चीज होगी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, कितने बच्चे ठीक से सरवाइव कर जाते हैं 0 से 1 के बीच में। तीसरा है बेसिक लिटरेसी इंडिकेटर, कि कितने वहां पे साक्षरता होगी। तो ये तीन इंडिकेटर इसमें जो है मेन है। अब इसने आगे लिखा है these three indicators can be improved in a variety of ways. However, Professor Morris used life expectancy at birth as the indicator. Infant mortality implies death before age 1 instead of life expectancy at birth. In case the figure of life at age was not available, it could be worked out by using a formula which relates life expectancy at birth, infant mortality, and proportion of children. अब इन फॉर्मूले को हमें जो है न्यूमेरिकल सेंस में देखना है कि न्यूमेरिकल सेंस में इसको कैसे देखा जाए। अब जैसे मैंने कहा था कि जो पहला उसमें रेट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उसको हम कैसे निकाल लेंगे। तो उसका एक तरीका है, ये एक फॉर्मूला है। जैसे हमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी निकालनी है तो इसमें हमने मान लिया कि जो एक्चुअल वैल्यू है इंडिया की, एज की बात हो रही है यहाँ पे, पहला जो फैक्टर है वहाँ वो यहाँ पे आ गया 65 ऑन एन एवरेज। और मिनिमम हमने लिख दिया जो यहाँ पे जो पिछले साल की लाइफ एक्सपेंसी थी वो थी 40 साल। तो एक्चुअल 60 है, यहाँ पे 40 है, और यहाँ पे मैक्सिमम कर देंगे 72, और यहाँ पे वही 40 आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारा जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी निकल के आ जाएगा इस फॉर्मूले से। और जो दूसरा फैक्टर था इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जिसका मैंने कहा था कि जितना कम होगा उतना ही अच्छा है, तो उसको कैसे निकालेंगे। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू लेंगे, जैसे कि इंडिया की 2.5% है, यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू जो लास्ट ईयर थी, नीचे फिर मैक्सिमम वैल्यू, और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू। तो इसका रेशियो भी यहाँ पे निकल के आ जाएगा। If a nutshell, three indicators are average to give what is called the physical quality of life index. तो हम जो ये तीन इंडिकेटर का फॉर्मूला निकाल निकाल के लेके आएंगे, उसको हम क्या करेंगे, वो तीनों को मिला के PQLI बनेगा। और ये PQLI का फॉर्मूला है PQLI इज इक्वल टू 1/3, ये लाइफ एक्सपेंसी LE, ये आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी, प्लस ये आपका जो आपका था बर्थ वाला, जो आपका लिटरेसी रेट था वो। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये जो इनका वेटेज है ना 33 33 33.3%। तो इन तीनों का जो वेटेज है स्पीड के लिए में वो इक्वल है 33.33% ईच। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है इसके फॉर्मुलेशन में। Choice of minimum maximum values. In case of life expectancy and infant mortality, there exists no natural minimum and maximum value. The conversion from values to indices are linear, but the actual value of these indicators of the country in the expression and get the reasonable indices as physical quality of life index. तो ये तो हमारा था जी PQLI, इसका फॉर्मूला मैंने बता दिया। एग्जाम में आ सकता है कि PQLI का फॉर्मूला क्या है और कैसे इसको निकालते हैं, वो मैंने आपको सब बता दिया। तो अब जो है दूसरे मेथड की बात होगी, ये PQLI हमने डिस्कस कर लिया। इसी जितना जो इम्पोर्टेंट है या ये कहें कि इससे भी ज़्यादा इम्प्रूव्ड है, वो है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये लेटेस्ट है, ये अभी भी चला हुआ है, ये पुराना नहीं हुआ है, और ये बहुत अच्छा भी है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, considering quality of life index, the United Nations was the first to prepare the public human development index in the 1990। ये कहा कि HDI को जो है यूनाइटेड नेशन ने इंट्रोड्यूस किया था, और इसकी क्या है 1990 से रिपोर्ट आना स्टार्ट हो गई थी और अभी भी आती है। HDI रिपोर्ट 2019 की देख लो नेट पे जाके, 2020 की भी देख लो, आगे 21 की भी आ जाएगी। तो हर साल जो है इसकी रिपोर्ट बनती है, एक स्कोर होता है 1 से लेके 210 तक का, कि कौन सा कंट्री कहाँ पे रैंक कर रहा है। HDI में पहले हम जो थे 144 पे थे,
फिर 138 पे आए, फिर 128 पे, फिर अब की बार 121 पे, और अगले साल फिर चेंज हो जाएगा HDI। तो अभी जो लेटेस्ट चल रहा है आपका डेवलपमेंट को मापने का तरीका, वो क्या है? HDI। तो इसमें भी जो है 3 इंडिकेटर लिए गए हैं, जैसे कि PQLI में लिए गए थे। PQLI में आपका क्या क्या लिया गया था? एक तो आपका जो था जीवन प्रत्याशा दर ली गई थी, लाइफ एक्सपेंसी। दूसरा आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट लिया गया था। और तीसरा आपका एजुकेशन लिया गया था, साक्षरता दर। इसमें भी 3 चीजें ली गई हैं, लेकिन तीनों थोड़ी सी अलग अलग है। तो आगे हम देखते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स स्टडीज द फॉलोइंग 3 बेसिक ह्यूमन एस्पेक्ट। पहला है इसमें लिविंग ए लॉन्ग लाइफ और लॉन्गेविटी। सेम है, ये भी जीवन प्रत्याशा दर इसको हम बोलते हैं। इन्होंने पहली चीज यही ली है, जीवन प्रत्याशा दर। दूसरी चीज क्या है? बीइंग नॉलेजेबल ऑन एजुकेशनल अटेनमेंट। चीज वही है, नाम अलग है। इसमें भी वो एजुकेशन का ही पार्ट आ गया कि एजुकेशन कौन कितनी करता है, इसमें भी वही चीज है। तीसरा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये एक नई चीज है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये यहाँ पे अलग चीज आई है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब यही है कि आपका रहन सहन कैसा है। हर देश में जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग अलग मिलता है। तो उसके लिए ये जरूरी है कि जिस देश में जितना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, वो उतना ही अच्छा होगा। तो अब ये जो 3 इंडिकेटर हैं, इन तीनों की नेचर कैसी है? जो पहला इंडिकेटर है लिविंग, ये लॉन्ग लाइफ और लॉन्गेविटी, ये जितनी ज़्यादा होगी उतना ही अच्छा है डेवलपमेंट के लिए। मतलब डेवलपमेंट में उतना ही ज़्यादा होगा। दूसरी चीज है बीइंग नॉलेजेबल ऑन एजुकेशनल अटेनमेंट, कि किसने कितनी एजुकेशन ली है, ये भी पहले आ चुका है। और इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि ऐसे कितने बच्चे थे जिन्होंने स्कूल 5वीं में छोड़ दिया, 3rd क्लास में छोड़ दिया, 10th के बाद छोड़ दिया, या कोई ऐसा भी होगा जिसने 12th के बाद छोड़ दिया। कुछ ऐसे होंगे जो कॉलेज ड्रॉप आउट होंगे, कॉलेज की पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं फॉर एनी रीजन। ठीक है, उसके बाद फिर किसने मास्टर के बाद नहीं पढ़ा के। तो इसमें चीजें वही है ऑलमोस्ट, एक चीज को छोड़ के, लेकिन उन चीजों को देखने का जो पर्सपेक्टिव है वो काफी अलग हुआ है अब की बार इसमें। तीसरा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑन रियल पर कैपिटा। जो मैंने कल बात की थी कि मेरी इनकम 100 रुपये है, 100 में से मैंने 20 रुपये टैक्स दे दिया, 10 रुपये मैंने सेविंग कर ली, 70 रुपये बच गए हैं। वो 70 रुपये मेरे क्या है? रियल पर कैपिटा इनकम। वो है जी हमारे पास असली चीज। तो अब ये जो 3 इंडिकेटर आए हैं, अब इनका फॉर्मुलेशन हम कैसे करेंगे? तो इसमें भी वही है, HDI इक्वल 1/3। तो इसमें तीनों इंडिकेटर को ऐड करना है, और तीनों का जो वेटेज है वो इक्वल है, 33.33, 30.3333, तीनों का वेटेज सेम है, तीनों को इक्वल ही वेटेज दिया गया है। फिर है लॉन्गेविटी, जीवन प्रत्याशा दर। Longevity means life expectancy at birth. It refers to the number of years a newly born baby is expected to live. Life expectancy in India at present is 63। अब ये थोड़ा और इम्प्रूव हो गया है, अब ये 68 ईयर्स हो गया है। लेटेस्ट डेट आपको बता रहा हूँ, 68 साल हो गया है। तो इसका मतलब क्या है कि जब किसी देश में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी जीवन की संभावना कितनी है? अब जैसे मैं इंडिया की बता दूं, 65 साल है ऑन एन एवरेज। अगर मैं बताऊं पाकिस्तान की, तो ये कम हो जाएगी, ये चली जाएगी 52 पे। अगर मैं बताऊं आपको अफगानिस्तान की, तो वहाँ पे ये और कम है, 44 ईयर्स। अगर आप तालिबान, तो वहाँ और कम है, 28 ईयर्स। तो ये हर देश में जो है अलग अलग है जीवन प्रत्याशा दर, ये आपको ध्यान रखना है। तो उसके बाद है एजुकेशनल अटेनमेंट। It means education attained by the people of the country on an average basis, कि किसने कितनी एजुकेशन ली है, और ये भी जितनी ज़्यादा होगी डेवलपमेंट भी उतना ज़्यादा होगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, ये एजुकेशनल अटेनमेंट जो है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गई आगे। एक तो आपका अडल्ट लिटरेसी रेट, और सेकंड आपका ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो। तो इसको आप ध्यान से देखो क्या होता है अडल्ट लिटरेसी रेट। The rate or the percentage of people aged 15 and above who can understand, read, and write a short and simple statement in their everyday life
आर नोन एज लिटरेट। अब ये इन्होंने लिटरेट की डेफिनेशन दी है कि साक्षर किसे कहोगे, कोई डेफिनेशन है पढ़े लिखे की? तो इन्होंने कहा कि हाँ डेफिनेशन है, साक्षर किसे बोलोगे, एक ऐसा पर्सन जिसकी एज 15 साल या उससे ज्यादा हो, जो समझ सकता हो, लिख सकता हो, पढ़ सकता हो, और एक सिंपल स्टेटमेंट भी वो समझ लिख पढ़ सकता हो, उसे हम लिटरेट बोलेंगे। ये इन्होंने डेफिनेशन दी है। इट इम्प्लाइज दैट एवरी लिटरेट मस्ट बी केपेबल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग सर्टेन सेंटेंस। इसने कहा कि भाई ये जरूरी है कि जो जितने भी साक्षर है उनको पढ़ना लिखना आना ही चाहिए, बेसिक से सेंटेंस। ये नहीं कि भाई उनको आप साइंस के फॉर्मूले दे दोगे और कहोगे से पढ़ के दिखा, वो नहीं। जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, जो दिन डेली के लैंग्वेज हम यूज करते हैं, वो सारी चीजें जो है हमें चाहिए। इफ समवन इज एबल टू साइन बट नॉट केपेबल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग सिंपल स्टेटमेंट इज नॉट लिटरेट। कुछ बंदे ऐसे हो सकते हैं कि जो जो है पढ़ना तो जानते हैं लेकिन लिखना नहीं जानते, या लिखना जानते हैं ठीक से पढ़ नहीं पाते, कुछ भी हो सकता है। मतलब इसके ऐसे देखो, तो उनको हम लिटरेट नहीं कहेंगे, उनको हम साक्षर नहीं कहेंगे। बहुत सारे आप अनपढ़ आदमी ऐसे देखोगे जिनको अपना नाम तो लिखना आता है लेकिन इससे आगे उनको कुछ नहीं आता, तो इसका मतलब वो क्या है, साक्षर नहीं है। तो इसमें जो है तीनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए, उसको लिखना भी आना चाहिए, पढ़ना भी आना चाहिए और समझ में भी आना चाहिए। अब आगे चलते हैं। Thus, capability of reading only or writing only does not make a person literate. Literacy is the symbol of the quality of the people. तो इसने कहा है कि इससे साक्षरता का मतलब यही है कि एजुकेशन अच्छी रहेगी। फिर आपका ग्रोस इनरोलमेंट रेशो, GER, इसका मतलब वही है, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो रेफर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट enrolled at different level of education. It is the percentage of population of different age groups engaged in educational pursuit. The educational level, the educational level, the educational level हम कहाँ थे, हाँ, the educational level consists of primary, secondary, and tertiary level. Basic element of education are provided at primary level. Secondary level education is studied at middle and secondary level. University education is studied at the tertiary level. इसने कहा कि भाई एजुकेशन के तीन लेवल है यूनिवर्सली। एक तो आपका है प्राइमरी एजुकेशन। अब जैसे कि इंडिया की बात करें तो एक सेकंड, मैं ये कह रहा था कि जो आपका ये है ग्रोस एनरोलमेंट रेशो, तो इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे आप ये मान सकते हो कि यूनिवर्सली बता रहा हूँ, इंडिया के हिसाब से नहीं बता रहा, पहली से 10वीं तक जो है प्राइमरी स्कूल है, और 10वीं के बाद जो है आपका +2 तक वो आपका सेकेंडरी स्कूल है, और BA से लेके MA, MSc, PhD, MPhil तक जो है आपकी टर्सरी एजुकेशन। तो हमें इसमें क्या चेक करना है कि हमें ये चेक करना है कि मान लीजिए कि 100 बंदे हैं, 100 बंदों में से कितने ने तो प्राइमरी एजुकेशन पूरी की, मतलब कितने जो है 10वीं तक पढ़े 100 में से। हो सकता है कि 100 में से 80 लोग जो है प्राइमरी एजुकेशन पूरी कर ले, फिर बाकी 20 पीछे छूट गए। अब उन 80 में से हो सकता है 40 स्टूडेंट जो है सेकेंडरी एजुकेशन माने कि +2 तक ही पढ़ लेंगे, वो ही पीछे छूट गए। अब रह गए 40 स्टूडेंट, तो वो 40 हो सकता है कि आगे MSc करे, PhD करे। तो ये ऐसे निकालना होता है कि ड्रॉप आउट रेट क्या है। अब ये तीसरा एस्पेक्ट आ गया जी आपका रियल GDP पर कैपिटा और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। It is considered as a measure of the standard of living of the people of a country. In order to calculate Human Development Index, we are required to study and analyze longevity, educational attainment, and real GDP per capita. इसमें बस वही है कि कितना इसमें प्रति व्यक्ति आय जितनी ज्यादा होगी लोगों की उतना ही अच्छा रहेगा, और उसके अलावा इसको कैलकुलेट आप कर सकते हो। जैसे कल भी कुछ स्टूडेंट ने मैसेज किया था तो इसका फॉर्मूला बताया था।
तो एक इंडेक्स और है, लेकिन ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो ऊपर के 2 इंडेक्स है वो काफी इम्पोर्टेंट है, और इनमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका HDI है, और HDI का एग्जाम में आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है काफी ध्यान से पढ़ना है। तो ये टॉपिक आज हमारा यहीं पे खत्म हुआ है। किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हो अनम्यूट करके अपने आप। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। ने बताया कि प्राइमरी एजुकेशन में तो हम इसको 10th तक काउंट करेंगे। हाँ, 10th क्लास तक। इंडिया में तो अलग होता है, लेकिन ये इसके हिसाब से अलग मैटर है। इंडिया में जैसे फर्स्ट से 5वीं क्लास तक की प्राइमरी एजुकेशन माना जाता है, ठीक है। इंडिया यस में, सर। हाँ, इंडिया में अलग है। यस सर। पहली से 5वीं तक प्राइमरी, और 5वीं से 8वीं तक सेकेंडरी, और 8वीं से 12वीं तक सीनियर सेकेंडरी, ठीक है। उसके बाद यस फिर सर। अपना कॉलेज लेवल स्टार्ट हो जाता है। तो इसके हिसाब से थोड़े अलग मेजरमेंट है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके जी, और बताओ जी, किसको कुछ पूछना है तो? आपकी आवाज कट रही है शिवानी, अब बोलो। आप मैसेज भी कर सकते हो अपना क्वेश्चन, अगर आपकी आवाज ठीक से नहीं भी आ रही। जो ये स्क्रीन पे शो हो रहा है ना पॉजिटिव इंडिकेटर। ओके सर। हाँ, आप मैसेज कर सकते हो अपना क्वेश्चन। ये अभी क्वेश्चन आया शिवानी से कि सर ये फॉर्मूला दोबारा बता दो। तो इसका ऐसा है कि हमें जब HDI निकालना होता है तो हम कंपेयर करते हैं कि मान लीजिए जो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जीवन प्रत्याशा दर है, आपको निकालनी है, तो आप कंपेयर करोगे। तो इसमें आपको जो अभी की जो वैल्यू है, एक तो आपको 2000 की 2020 की वैल्यू रखनी है, एक्चुअल वैल्यू, और एक आपकी मिनिमम वैल्यू, मतलब जो पिछले साल आपकी जीवन प्रत्याशा दर थी उसको रखोगे, और एक है मैक्सिमम वैल्यू। और मैक्सिमम वैल्यू जैसे एज को हम 100 साल मान के चलते हैं, तो हमने एज को 100 साल रख लिया, और मिनिमम वैल्यू जो हमारी 2019 में थी, हम उसको यहाँ पे रखेंगे। अगर ये पॉसिबल हुआ तो मैं आपको इसको न्यूमेरिकल करके भी दिखाऊंगा कभी कि ये कैसे इसको हम निकालते हैं। तो ये है जो फॉर्मूला। हमें बेसिकली जो है मैक्सिमम, जो है मैक्सिमम तो 100 साल हो गया, ठीक है। एक्चुअल जो है आपका ये हो गया जो इस साल है, मिनिमम आपका लास्ट ईयर का हो गया, वो इसमें मैं लेके चलता हूँ। थैंक यू सर। हाँ जी। सर जो ये मैक्सिमम वैल्यू है ये हम अपने अकॉर्डिंग सेट करेंगे? नहीं, हम अपने अकॉर्डिंग कैसे सेट कर सकते हैं? अगर एज हमने 100 साल ही है तो उसे 100 साल ही मैक्सिमम लेंगे, 101 साल तो नहीं कर सकते ना। उसे 100 साल ही मान हाँ के जी सर, चलेंगे वही ना। पूछ रही थी कि हाँ, मैक्सिमम अगर हर चीज फिक्स है। अब जैसे आपका एज हो गया वो 100 साल की होगी, लिटरेसी रेट जैसे 100% है मैक्सिमम, 100 से ज्यादा हम नहीं ले सकते। पीक्यूएलआई तो बिल्कुल इजी है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि पीक्यूएलआई में क्या लेना है। तो पीक्यूएलआई का भी सेम मेथड था कि हमें जो है 3 चीजें लेनी है, और इनका जो है हमें रेशियो या परसेंटेज निकालना है, और इसका यही फॉर्मूला है। HDI की तरह ही है, इसमें भी सेम, इसमें कुछ अलग चीज नहीं है, और पीक्यूएलआई काफी इजी पड़ता है HDI के कंपेरिजन में। तो हमें ये चीज भी इसमें देखनी है। और क्वेश्चन पूछ लो, मैं कुछ और पूछना हो आपको। सर हाँ जी, बताओ। सर बुक कौन सी मुझ पे शॉप पे मिलेगी, नाम बता दो शॉप का। शॉप का नाम है भारत बुक डिपो, हास्य गेट। ठीक है सर। तो ठीक है, मेरे पास सर टाइम। इसमें जो आप करवा रहे हो लगभग मटेरियल हाँ, आगे मिल बताओ क्या। जाएगा क्या? लगभग इसमें ये नहीं है कि एक बुक से सब कुछ मिलेगा। सर मैं ये 1-2 यूनिट मिलेगी, बस 2 यूनिट नहीं, मैक्सिमम। ऐसे नहीं सर।
ओके सर। हाँ, ज्यादा नहीं मिलेगा, हर एक यूनिट अलग अलग बुक से करनी पड़ सकती है। कोई नहीं, ठीक है सर। देखो अभी एक क्वेश्चन हो रहा है कि सर ये चैप्टर कौन सा है, तो यहाँ एमए में चैप्टर नहीं चलते हैं, यहाँ पे टॉपिक चलते हैं। वो सिलेबस खोल लो जो मैंने आपको ग्रुप में भेजा था, और वो सिलेबस ध्यान से पढ़ो। तो फर्स्ट यूनिट है, और फर्स्ट यूनिट का ये सेकंड टॉपिक है, HDI PQ। तो यहाँ पे चैप्टर वाइज चीजें नहीं होती, यहाँ पे जो टॉपिक्स है उसके हिसाब से चीजें होती है, ना कि चैप्टर के हिसाब से। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर ये है। और कोई क्वेश्चन पूछ सकता है? वो जो मैंने आपको इनका जो करवाया थे कल टॉपिक, वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक्चुअली जो इकोनॉमिक एलिमेंट को मापने के मेजरमेंट है वो 10 से ज्यादा है, बहुत सारे हैं। तो वो तो एक आपको इंट्रोडक्शन कराने के लिए ही मैंने आपको बताया था कि एज ए इंट्रोडक्टरी पार्ट उसको कराना जरूरी है। ऐसा नहीं कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन शुरुआत वहां से हुई थी। लेकिन जो ये दो मॉडल है, जो दो मेजरमेंट है, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, या आप कह सकते हो कि बेस्ट वाले यही है। ठीक है, इसका आंसर ये है। और कोई क्वेश्चन जी? पॉइंट तो वही है जी, जो आपको वही बताए हैं। इनका मेन तो आपको फॉर्मूला याद रखना है कि कौन कौन से फॉर्मूले और कैसे लगेंगे। ये हो सकता है कि न्यूमेरिकल टर्म में भी आ सकता है कि आपको कुछ वैल्यू दे दी जाए और आपको निकाल के दिखाना है। तो इसका आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी करके देखना होगा। तो ये अगला है सर, इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, वो तो मैं कैसे बताऊं भाई, वो तो जो पेपर सेट करेगा उससे जाके पूछो आप। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा और कैसे नहीं बनेगा ये तो एग्जामिनर ही जानता है। मेरा काम तो ये होता है कि आपको टॉपिक्स अच्छे समझ में आना चाहिए, और दैट्स इट। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन कैसे फॉर्मेट होगा वो मेरा काम नहीं है, क्वेश्चन जो बनाएगा वो उसको ही पता है इस चीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ठीक है जी, फिर अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो इट्स ओके। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हमारे पास टाइम थोड़ा कम रह गया इसका, तो मैं आपको कल मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ, और मैं यह मीटिंग एंड कर रहा हूँ।